हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस के बारे में, जानेंगे बुद्धि के बारे में। तो सीटेट हो या कोई और टीचिंग एग्जाम, आप यहाँ पर इंटेलिजेंस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए आज हम जानेंगे इंटेलिजेंस के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो सबसे पहले बात करेंगे इंटेलिजेंस की, जानेंगे इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या होता है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि का अर्थ क्या है? तो इंटेलिजेंस एक क्षमता है, एक एबिलिटी है, एबिलिटी टू रीजन, एबिलिटी टू अडेप्ट, एबिलिटी टू लर्न, टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, टू क्वेश्चनिंग। तो इन एबिलिटीज़ को क्या कहा जाएगा? इंटेलिजेंस कहा जाएगा। अगर आपकी रीज़न करने की एबिलिटी अच्छी है, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्रॉब्लम में आपकी अडेप्ट करने की एबिलिटी अच्छी है, आप जो कुछ सीख रहे हैं वो आप बहुत जल्दी सीख लेते हैं। कुछ लोग होते हैं वो जल्दी सीख लेते हैं नई चीज़ों को, लेकिन कुछ को सीखने में टाइम लगता है। तो इससे पता चलता है इंटेलिजेंस के बारे में। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हमें क्या बताती है? इंटेलिजेंस के बारे में बताती है कि कोई भी प्रॉब्लम आने पर या तो आप रोने बैठ जाएं, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचकर परेशान हो जाएं, या फिर आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जाएं, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचें। तो वो बताएगा आपकी इंटेलिजेंस को, आपकी क्वेश्चनिंग की एबिलिटी, आप किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये जो एबिलिटीज़ हैं ये हमें बताती हैं इंटेलिजेंस के बारे में। और इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटी है, यानी कि वंशानुक्रम से प्रभावित है। वातावरण का इंटेलिजेंस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंटेलिजेंस है वो इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटी होती है। वंशानुक्रम का, अनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है, यानी कि जैसे माता पिता से जीन्स प्राप्त होते हैं उसी पर निर्भर करती है हमारी इंटेलिजेंस। वातावरण देने से बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर। तो अब बात करते हैं कि ये जो इंटेलिजेंस वर्ड है ये आया कहाँ से है। तो ये ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड है। लैटिन भाषा के एक शब्द इंटेलिजियर से निकला है, और इंटेलिजियर का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझना। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस टेस्ट कि ये कब आए, किसने इंट्रोड्यूस किया इंटेलिजेंस टेस्ट को। तो सबसे पहला जो इंटेलिजेंस टेस्ट था, जिसे पहला पेन पेपर टेस्ट भी कहा गया, वो 1905 में हुआ था। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बाय अल्फ्रेड बिने और इनके साथी थे थियोडोर साइमन। तो इन दोनों ने मिलकर पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था। फिर इसी का ही रिवाइज्ड वर्जन आया था 1906 में। सेकंड इंटेलिजेंस टेस्ट आया था जो अल्फ्रेड बिने द्वारा ही लाया गया था। यहाँ पर 1906 में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। एक तो दूसरा इंटेलिजेंस टेस्ट आया था, इसके अलावा इन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया था मेंटल एज का, यानी कि मानसिक आयु के बारे में इन्होंने बताया था कि जो एक बालक की मानसिक आयु क्या होती है, मेंटल एज क्या होती है, इसके बारे में अल्फ्रेड बिने ने बताया था। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज किसके द्वारा दिया गया था। 4-5 नाम होंगे आपके सामने, थियोडोर साइमन, विलियम स्टर्न, लुइस टर्मन या फिर अल्फ्रेड बिने। तो क्योंकि हमने यहाँ पे समझ लिया है कि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया गया था अल्फ्रेड बिने द्वारा, इसलिए हम राइट ऑप्शन को टिक करके आएंगे। फिर 1912 में कंसेप्ट ऑफ आईक्यू दिया गया विलियम स्टर्न द्वारा। आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। और उसके बाद 1916 में फॉर्मूला ऑफ आईक्यू दिया गया लुइस टर्मन द्वारा, जिसे हम आज यूज़ करते हैं आईक्यू का फॉर्मूला। आईक्यू जानने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है मेंटल एज अपॉन में फिजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर फिजिकल एज क्या है कि इस धरती पर आपको जन्म लिए हुए जितने वर्ष हो गए, यानी कि जो भी आपकी आयु है, जैसे आप बर्थडे मनाते हैं 1 साल, 2 साल, 10 साल, तो वो जो भी एज है वो आपकी फिजिकल एज होगी। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल एज भी लिखा जा सकता है फिजिकल एज की जगह। तो इन दोनों का ही सेम मतलब है, चाहे क्रोनोलॉजिकल एज हो, चाहे रियल एज हो, चाहे फिजिकल एज हो। मेंटल एज, क्योंकि मेंटल एज की बात किसने कही थी? बिने ने कही थी। तो यहाँ पर मेंटल एज के बारे में जान लेते हैं। मेंटल एज क्या है? एक बच्चा है जिसकी आयु 8 वर्ष की है, लेकिन वो जो क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है वो 12 वर्ष की आयु वाले बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। तो उसकी मेंटल एज क्या हुई? 12 वर्ष हुई। और उसकी फिजिकल एज क्या हुई? 8 वर्ष हुई। मल्टीप्लाई बाय 100 करके हम यहाँ पर उस बच्चे का आईक्यू निकाल सकते हैं। तो इसे कहते हैं मेंटल एज। मेंटल एज क्या है? जो भी बच्चे की एबिलिटी है उसके बारे में जब हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा मेंटल एज के बारे में।
कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो होते 12 साल के हैं, लेकिन वो 12 साल के बच्चों के अनुसार प्रश्न हल नहीं कर पाते, उनकी मेंटल एज 8 साल के बच्चे के अनुसार होती है। तो यहाँ पर उन बच्चों का IQ भी हमें पता चल सकता है। तो IQ यानी कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन, यानी कि बुद्धि लब्धि, और जिसका फॉर्मूला क्या है, मेंटल एज अपॉन में फिजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये पूरी इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको हमें क्या करना है, अच्छे से याद करना है कि 1905 में पहला इंटेलिजेंस टेस्ट आया, फिर उसका रिवाइज वर्जन 1906 में आया, 1912 में हमें कॉन्सेप्ट ऑफ IQ के बारे में पता चला विलियम स्टर्न, और 1916 में हमें फॉर्मूला ऑफ IQ दिया लुईस टर्मन ने। और फिर यहाँ पर इंटेलिजेंस स्केल दिया गया है बिने द्वारा। तो ये बिने का इंटेलिजेंस स्केल है, जिसमें हमें बताया गया है कि किस IQ रेंज के जो बच्चे होंगे वो किस IQ के अंदर आएंगे। IQ का यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया गया है। जिन बच्चों का IQ 140 से अबव होगा वो जीनियस या फिर गिफ्टेड चाइल्ड कहे जाएंगे, जीनियस या फिर गिफ्टेड चाइल्ड कहलाएंगे। 130 से 139 वालों को सुपीरियर कहा जाएगा। जिनका एवरेज IQ होगा उनका IQ रेंज है 90 to 109। तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है इस दुनिया में वो एवरेज वाली है, यानी कि एवरेज IQ वाली है। आपको जीनियस बहुत कम देखने को मिलेंगे, और डल और बॉर्डर लाइन IQ कितना होगा, 70 to 79 या 80, और 0 to 24 जिनका IQ होगा उन्हें इडियट कहा जाएगा। तो ये IQ का क्लासिफिकेशन है। पर हमारे लिए 4 चीज़ें जानना ज़रूरी है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जीनियस या फिर गिफ्टेड चाइल्ड होंगे उनका IQ कितना होगा। तो 140 अबव हम यहाँ पर मान सकते हैं, और एवरेज वालों का IQ 90 to 109। डल और बॉर्डर लाइन यहाँ से पूछा जा सकता है कि बॉर्डर लाइन IQ कितना होगा, तो 70 to 79, और इडियट 0 to 24। यहाँ से हमें एक बात पता चली कि जिनका IQ सबसे ज़्यादा होगा वो कहे जाएंगे जीनियस या फिर गिफ्टेड चाइल्ड। तो अब इन गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में जानेंगे, गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में जानेंगे कि इनकी पहचान कैसे करें, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो इंटेलेक्चुअली ब्राइट होते हैं, बौद्धिक रूप से उज्जवल होते हैं, इनका दिमाग बहुत तेज़ होता है, टैलेंटेड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। आप इन्हें बहुत सी फील्ड्स में अच्छा देख सकते हैं। हो सकता है ये स्पोर्ट्स में भी अच्छे हों, एकेडमिक्स में भी अच्छे हों, और ये क्रिएटिव भी होते हैं। क्रिएटिव यानी कि इनके अंदर क्रिएटिविटी होती है, कुछ भी नया करने की, इनके नए आइडियाज़ हो सकते हैं, या फिर ये कुछ नया बनाने में लगे रहते हैं। क्यूरियस हो सकते हैं, जिज्ञासु हो सकते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा होती है इनकी। इसके अलावा इनकी गुड मेमोरी होती है और हाई रीजनिंग होती है, उच्च तर्क होता है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ होती हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन की। अब हम बात करेंगे रेंजुली के 3 रिंग मॉडल की। इन्होंने गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में क्या बताया है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन वो होंगे जिनकी अबव एवरेज एबिलिटी होगी। जिनकी एबिलिटी क्या होगी, अबव एवरेज होगी, एवरेज नहीं होगी, एवरेज से ज़्यादा होगी, और इनमें क्रिएटिविटी भी होगी, और ये टास्क कमिटमेंट होंगे, यानी कि जिस काम को करने में डट जाएंगे उस काम को करके ही मानेंगे। तो ये तीनों चीज़ हैं, जिस भी बच्चे में हो उसको हम मानेंगे गिफ्टेड बिहेवियर, और उसे कहा जाएगा गिफ्टेड चाइल्ड। तो ये है रेंजुली का 3 रिंग मॉडल, जिसमें हमें क्वालिटीज़ बताई गई हैं, क्रिएटिविटी, टास्क कमिटमेंट और अबव एवरेज एबिलिटी, यानी कि औसत से अच्छा परफॉर्म करेगा वो बच्चा। अब जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं इन्हें कैसे डील किया जाए, इनकी क्या ज़रूरतें होती हैं, तो इन्हें एक एनरिच करिकुलम दिया जाना चाहिए, समृद्ध पाठ्यक्रम दिया जाना चाहिए, यानी कि ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें उनके लिए टास्क हो, वो नई नई चीज़ों के बारे में खोजबीन करें। इस तरीके का करिकुलम इनको डिज़ाइन किया जाना चाहिए। इनके लिए चैलेंजिंग टास्क इनको दिए जाने चाहिए, यानी कि ये नॉर्मल बच्चों की तरह इनको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। आप इनको कुछ चैलेंजिंग टास्क दे सकते हो। आप इन्हें कह सकते हो कि हाँ आप इस चीज़ के ऊपर सर्च करके आएँ, रिसर्च करके आएँ और आके प्रेजेंटेशन दें। तो इस चीज़ को ये एक चैलेंज के रूप में लेंगे और आके आपको बताएंगे। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का यूज़ करना चाहिए इनसे डील करने के लिए, और इनको एक अनुकूल वातावरण दिया जाना चाहिए, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दिया जाना चाहिए, जहाँ पर ये खुलकर अपनी बात रख सकें, खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। कई बार मैंने देखा है कि टीचर्स में ऐसे बच्चों से चिढ़ हो जाती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, पहले से ही पढ़कर आते हैं, या फिर उन्हें उस टॉपिक के बारे में पहले से ही कुछ ना कुछ पता होता है, तो वो क्लास को ऐसे में डिस्टर्ब करते हैं जब टीचर क्लास में पढ़ा रही होती है वही टॉपिक। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, उस बच्चे को कोई ना कोई चैलेंजिंग टास्क देना चाहिए
कि अच्छा तुम्हें ये पता है तो तुम मुझे ये बताओ, या फिर इस चीज़ के बारे में सर्च करके कल आके बताओ, तो फिर वो बच्चा क्या हो जाएगा, उस काम में बिजी हो जाएगा और ऐसे में वो क्लास को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इस तरीके से गिफ्टेड चिल्ड्रंस के साथ डील किया जाना चाहिए। उन्हें हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, चैलेंजिंग टास्क, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, इन सभी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से एक और बात निकल कर आती है, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में क्या संबंध है। क्या क्रिएटिव होना और इंटेलिजेंट होना एक ही बात है या फिर अलग अलग बात है। रचनात्मकता और बुद्धि के बारे में जानेंगे। तो रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का क्या मतलब होता है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि कुछ नया सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, सबसे अलग सोचना, कुछ नया आइडिया देना, कुछ क्रिएटिव करना। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे मॉडल बनाते हैं जो बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही यूनिक उनका आइडिया होता है। ये क्या है, ये उनकी क्रिएटिविटी है। लेकिन अगर हम बात करें इंटेलिजेंस की, तो इंटेलिजेंस में हमने क्या जाना था कि रीजन करने की एबिलिटी, कुछ लर्न करने की एबिलिटी क्या है, इंटेलिजेंस है। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव ही हों, लेकिन जो क्रिएटिव हैं वो इंटेलिजेंट होंगे। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में क्या है, एक पॉजिटिव रिलेशन है। तो हर इंटेलिजेंट बच्चा क्रिएटिव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर क्रिएटिव बच्चा क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा। क्योंकि जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं ज़रूरी नहीं है ना कि उनके अंदर क्रिएटिविटी भी हो। उनके अंदर रीजनिंग अच्छी हो सकती है, उनकी लर्निंग अच्छी हो सकती है, या फिर उनके अंदर कोई और क्वालिटी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर क्रिएटिविटी ही हो, वो कुछ क्रिएटिव ही कर सकें, लेकिन जो क्रिएटिव चाइल्ड है वो इंटेलिजेंट होगा। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी के लिए 4 क्वालिटीज़ बताई गई हैं कि जिस बच्चे में फ्लुएंसी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उसके ओरिजिनल आइडियाज़ होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने कहीं से कॉपी पेस्ट करके कोई आइडिया ला दिया या फिर कोई मॉडल बना दिया, तो उसे हम क्रिएटिव नहीं कहेंगे। क्रिएटिव यानी कि कुछ अलग आइडिया, और जिसके अंदर इलेबोरेशन होगी, यानी कि वो चीज़ों की व्याख्या बहुत अच्छे से कर सकेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिएटिव चाइल्ड कहेंगे, उसे हम क्रिएटिविटी कहेंगे। जैसे कि एक बार एक बच्चे ने, एक 6 साल के बच्चे ने एक मोतियों की माला देखी, लेकिन उसकी मम्मी ने उसको वो मोतियों की माला दिलाने से मना कर दिया। तो फिर उसने क्या किया, उसके घर में चार्ट पेपर्स और पेस्टल शीट्स थे, और उन्होंने उस शीट्स और चार्ट पेपर से उसको स्टोन की शेप दी, और स्टोन की शेप देकर उन्हें एक माला की तरह बना दिया, यानी कि एक धागे में, एक चेन में पिरो दिया। तो इस तरीके से उस बच्चे ने क्या बनाया, शीट्स की माला बनाई। तो ये क्या था, उसकी क्रिएटिविटी थी। वो एक न्यू आइडिया लेकर आया अपनी माला को बनाने के लिए। तो ये है क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर हमने जाना क्रिएटिविटी के बारे में। तो यहाँ तक हमने बात की इंटेलिजेंस के बारे में, हमने इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में डिस्कस किया, हमने क्रिएटिविटी के बारे में जाना, गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में जाना, और विनय द्वारा दिया गया एक इंटेलिजेंस स्केल भी हमने डिस्कस किया। सो आई होप आपको यहाँ तक ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए इस पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और इस टॉपिक के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।